मेरा नाम कामिनी है। मेरे परिवार में मेरे पति, मेरी सास और मेरे देवर रहते हैं। मेरी नई नई शादी हुई थी। मेरा देवर जब भी आता मेरे पास वह कुछ न कुछ घटिया बातें करता और वहाँ से चला जाता, और उन बातों से मुझे बहुत ही ज़्यादा तकलीफ होती चली जा रही थी। मेरे देवर हमेशा मुझे देखकर शादी की बात करते थे। जब मेरे देवर ने एक अजीब सी मुस्कुराहट के साथ मुझसे शादी की बात की, एक दिन मेरा देवर बिना बताए ही कमरे में जाकर छुप गया। जब मैं कमरे में गई, मैंने उसे देखा तो मेरे होश उड़ गए। उस दिन मेरे देवर की एक बात मेरे लिए बहुत अजीब थी। वह हमेशा मुझे देखकर शादी के लिए जिद किया करते थे। मैंने उनसे पूछा, तुम्हें कैसी लड़की पसंद है? जब देवर जी मेरी ओर देखने लगे तो मुझे थोड़ा अजीब सा महसूस होने लगा। देवर जी मुझे सर से पांव तक ताकते रहे और मुझे कहने लग गए कि भाभी, मुझे आपकी जैसी ही बीवी चाहिए। उसने मुझे देखते हुए कहा, मुझे आपकी तरह एक प्यारी और कमसिन कली चाहिए, जैसे आप हो। मैं उसके इस बयान से घबरा गई और बचकाई, क्योंकि मेरे पति और सासू माँ भी मौजूद थे। मेरे पति ने उसे समझाते हुए कहा, अभय, तुम अपनी भाभी से इस तरह का मजाक करना बंद करो। मुझे उसकी नज़र बहुत चुभा करती थी। मैं अभय से जितना हो सके उतना दूर रहती थी, क्योंकि अभय बार बार मुझसे बहुत ही बदतमीजी से बातें किया करता था। जब भी आता मेरे पास वह कुछ न कुछ घटिया बातें करता। एक बार की बात है, जब मैं अपने कमरे में बैठी अपने लिए कुछ सूट पसंद कर रही थी। मैंने एक नया सा सूट पहन रखा था। तब अभय कमरे में आकर मुझसे कहने लगे, भाभी, आप इस कलर का सूट बहुत पसंद आता है। मैंने बड़े गुस्से से देखा और उससे कहा, तुम्हें तमीज़ नहीं है? अंदर आने से पहले एक बार दरवाज़ा नॉक किया जाता है। इतना भी तुम्हारी माँ ने तुम्हें सिखाया नहीं है। आज मेरे लहजे में थोड़ी सी सख्ती थी। गुस्से में मैंने उसे डांट दिया, लेकिन फिर भी अभय कमरे में ही रुका रहा और मुझसे बातें करने लगा। भाभी, आप सचमुच बहुत ही प्यारी हो। मुझे आपकी तरह ही एक कमसिन कली चाहिए। मैंने अभय को बहुत ही गुस्से वाले लहजे में कहा कि तुम अभी के अभी मेरे कमरे से चले जाओ, वरना मैं आपकी माँ से शिकायत कर दूंगी कि आप मेरे कमरे में आते हो और मुझसे ऐसी घटिया बातें करते हो। तब तक मेरा पति संजय भी आ गया था। संजय ने मुझे देखते ही कहा कि तुम इस तरह कैसे बात कर रही हो? मैंने उनसे कहा कि देखिए, अभय कब से मेरे बेडरूम में खड़े हैं और मुझसे बदतमीजी से बातें किए जा रहे हैं। तब तक अभय कहने लगा, अरे नहीं, मैं तो 2 घंटे से भाभी के पास ही खड़ा हूँ और हम लोग बातें भी कर रहे हैं। संजय ने बड़े गुस्से से मेरी ओर देखा। मैंने संजय से कहा, नहीं, ये झूठ बोल रहा है। लेकिन अभय मेरे पति से कहने लगा, अरे भैया, भाभी झूठ बोल रही हैं। मैं तो 2 घंटे से भाभी के साथ गप्पे लड़ा रहा हूँ। मैंने फिर भी संजय से कहा, संजय, ये झूठ बोल रहा है। तभी मेरे पति ने अभय से कहा, अभय, तुम अभी यहाँ से निकल जाओ। मेरे पति आज बहुत ही ज़्यादा गुस्से में नजर आ रहे थे। मेरे पति को मेरे ऊपर शक हो रहा था। अगले दिन सुबह की धूप में हम खुशी से बातें कर रहे थे, जब अचानक से संजय को सर दर्द हो गया था। उसने मुझसे चाय बनाने को कहा। मैं चिंतित थी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था ऐसे मेरे देवर की वजह से मेरा पति संजय मुझ पर शक ना करना शुरू कर दे। मेरा पति कुछ ज़्यादा ही शांत स्वभाव का था। उसे बिल्कुल भी ज़्यादा बात करना पसंद नहीं था। ऑफिस आना जाना, टाइम पर खाना खाना, टाइम पर सो जाना बहुत ही अच्छे स्वभाव के थे। उन्हें झूठ बिल्कुल भी पसंद नहीं था। बस मैं यही सब सोच रही थी कि अभय इस तरह से बार बार संजय के सामने झूठ बोलते थे। उन्हें झूठ से सख्त नफरत थी। यही सब सोचते सोचते मैं इतना डूब गई कि मैं यही भूल गई कि मुझे उनके लिए चाय बनाकर ले जानी थी। मैं डाइनिंग टेबल पर बैठ गई और तभी अभय मेरे पास आकर मेरे सामने बैठ गया और मेरी सास भी मेरे पास ही बैठी थी। तभी संजय ऊपर से आकर मेरे पास बैठ जाते हैं। तभी मेरी सासू माँ मुझे कहने लगी कि मेरी पुष्पा की जगह तुमने ले ली, क्योंकि आज तुम यहाँ पर हो बस मेरी पुष्पा की वजह से ही हो। पुष्पा उनकी एक सहेली की लड़की थी। पुष्पा बहुत ज़्यादा बीमार हो गई और पुष्पा को मलेरिया हो गया और वह जान से मर गई, वरना आज तुम्हारी जगह संजय की पत्नी पुष्पा होती और तब तक अभय बोला कि ये मेरी बीवी होती। मेरी सास ने अभय को देखा और पेट में जोर से गड्ढा डाला और उससे कहा कि तुम्हारी भाभी है, तुम अपनी भाभी के बारे में ऐसी बातें ना करो तो ही अच्छा है। संजय मेरी ओर गुस्से से देख रहा था। मैं और संजय बेडरूम में सोने के लिए चले गए, लेकिन संजय का मूड आज कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। संजय मुझे उखड़ा उखड़ा ही नजर आ रहा था।
संजय मेरी ओर पीठ करके सो गया। सुबह जब उठी तो संजय मुझसे बात नहीं कर रहा था। ऐसे करते करते पूरे 4 दिन बीत चुके थे, लेकिन संजय आज भी मुझसे ठीक से बात नहीं कर रहा था। संजय का रवैया देखकर मुझे डर महसूस होने लगा कि कहीं संजय को मेरे और अभय के बारे में कुछ गलत महसूस तो नहीं हो रहा। संजय कहीं अभय पर शक तो नहीं कर रहे थे, और यही सब सोचते सोचते मैं पागल होती जा रही थी। मुझे अभय का रवैया बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था, और उनकी वजह से संजय और मेरे बीच का रिश्ता कुछ बिगड़ता चला जा रहा था। मेरे और संजय के बीच की दूरी को घटाने के लिए मैंने ही पहल की और मैं संजय को मना ही लिया। संजय भी मान गया और मुझे बड़े प्यार से कहने लगे, देखो गली मोहल्ले में बहुत ही ज़्यादा गुंडे मवाली रहते हैं, तुम बिल्कुल भी अपना ध्यान नहीं रखती हो, तुम कभी भी किसी लड़के से बात मत करना। और मेरे पति संजय मुझसे कहने लगे कि देखो आज मैं शक्ति से वार्निंग देता हूँ कि तुम अभय से दूर रहना और उससे बात बिल्कुल भी मत करना। मुझे अपने पति की बात सुनकर बहुत ज़्यादा खुशी हो गई थी, क्योंकि मैं अभय से पीछा छुड़वाना चाहती थी कि अभय हम दोनों की ज़िंदगी से कहीं दूर चला जाए। अभय दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहा था। अभय की यूनिवर्सिटी में बस सुबह 7 से लेकर 11 तक ही रहता था और फिर दिन भर अभय घर पर ही पड़ा रहता था। अभय के अजीब से रवैये से मुझे कुछ ज़्यादा ही डर लगता था। एक दिन मेरी सास मेरे पास आई और रोती हुई कहने लगी कि मेरी बहन का फ़ोन आया है और मुझे बहन के घर जाना होगा, क्योंकि मेरी बहन बहुत ज़्यादा बीमार है और उसे देखने वाला कोई नहीं है। मैं 10 दिन में वापस आ जाऊंगी, तब तक तुम मेरे घर का, अभय का और संजय का अच्छे से ध्यान रखना। मेरी सास ने पैकिंग शुरू की और देखते ही देखते मेरी सास तुरंत घर से निकल गई। सासू माँ के जाते ही अभय बहुत ज़्यादा खुश हो गया। मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। मेरी सास को बस में बिठाकर आई और तुरंत मैं किचन में गई और जल्दी जल्दी से खाना बना रही थी, क्योंकि संजय जल्दी खाना खाना पसंद करते थे। उन्हें खाने में देरी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। उनके आने का भी समय हो चुका था, इसीलिए मैं किचन में गई और खाना बनाने में व्यस्त हो गई। तब तक मेरा देवर पीछे से आया और कहने लगा, भाभी आज तो आप बहुत सुंदर लग रही हो, क्या बात है, आज माँ गाँव गई है तो तुम भैया के साथ कहीं बाहर घूमने जाने का प्लान बना रही हो। मैंने अभय को देखा और उससे कहा, देखो तुम अपने काम से काम रखो, ज़्यादा मेरे मामले में तंग करने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। तुम यहाँ से चले जाओ, वरना मैं तुम्हारे भाई से शिकायत कर दूंगी कि तुम मेरा हमेशा पीछा करते हो और मुझसे गलत गलत बातें किया करते हो। तभी अभय ने बड़े प्यार से कहा, ठीक है भाभी, जाओ और जाकर मेरी शिकायत भैया से कर दो। मुझे अभय से बहुत ज़्यादा डर लगने लगा था। मैंने कांपते हुए हाथों से जल्दी जल्दी खाना बनाया और खाना बनाकर बाहर आकर बैठ गई, लेकिन अभय ने हद ही कर दी। वो मेरे पीछे पीछे आकर मेरे पास बैठ गया। मुझे आज हद से ही ज़्यादा डर महसूस होने लग गया था, क्योंकि अब संजय का आने का भी समय हो गया था। अगर संजय मुझे और अभय को अकेले कमरे में देखता तो बहुत ज़्यादा गुस्सा करता। दरवाजे की घंटी बजी और मैंने दरवाज़ा खोला तो देखा कि संजय ही आए हुए हैं। संजय को आते ही मैंने पानी दिया और चाय बनाने के लिए किचन में चली गई, लेकिन अभय संजय के सामने मेरे साथ बदतमीज़ी कर रहा था। मुझे बहुत अजीब महसूस हो रहा था और मुझे डर भी लग रहा था, कहीं संजय आज मुझे जान से ना मार दे। लेकिन संजय आज कुछ ज़्यादा ही थक चुका था। आते ही उसने मुझसे पूछा कि माँ कहाँ है। मैंने कहा कि माँ आपके गाँव चली गई हैं, आपकी मौसी की तबीयत कुछ ज़्यादा ही खराब है, इसलिए आपकी माँ मौसी के यहाँ चली गई हैं। सासू माँ कहकर गई हैं कि मैं 10 दिन में वापस आ जाऊंगी, आप अपना ध्यान रखना, ऐसा आपको कहा है। संजय आज कुछ ज़्यादा ही थक गए थे, इसीलिए उन्होंने खाना खाया और खाना खाते के साथ ही अपने कमरे में चले गए और जाते ही सो गए। मैं नीचे किचन में सामान ठीक से रख रही थी, बर्तन धोए, और मैं जब बर्तन धोकर ऊपर जाने लगी तभी अभय अचानक से मेरा रास्ता रोकते हैं और मुझे घूर कर देखने लगते हैं। वो कुछ हद से ही ज़्यादा परेशान कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि मैं अभय का मुंह तोड़ दूं, लेकिन वह मेरा देवर था, मैं उसके साथ बदतमीज़ी नहीं कर सकती थी। इसीलिए मैंने बस उसे इतना ही कहा कि तुम आज के बाद मेरा नाम नहीं लोगे और मेरे आगे पीछे नहीं घूमोगे। बताओ अभय, मुझे बड़े गुस्से से कहने लगा, याद रखना, इसका बदला मैं आपसे लेकर रहूँगा, क्योंकि आपने मुझसे बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी से बात की है। मैं तुरंत अपने कमरे में आ गई और आकर सो गई।
अगले ही दिन संजय ऑफिस के लिए निकल रहे थे। मैंने सोचा कि आज संजय को ऑफिस के लिए टिफ़िन बनाकर दे दूं, क्योंकि संजय को ऑफिस का खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। संजय अपनी सेहत का कुछ ज़्यादा ही ध्यान रखा करते थे। वे ऑफिस के लिए चले गए थे। मैं भी नीचे आकर खाना बनाने में लग गई, क्योंकि मेरा देवर अभी घर पर ही मौजूद था। लेकिन मैंने दिल में बहुत ज़्यादा डर महसूस हो रहा था कि देवर और मैं घर में अकेले ही हैं, क्योंकि संजय को ये बात पता चलती तो वे बहुत ज़्यादा गुस्सा होते। मेरे देवर ने आज कॉलेज की छुट्टी ली थी और घर पर ही रुका था। मैंने उससे पूछा कि आज तुम कॉलेज क्यों नहीं गए, तो मेरे देवर ने आज मुझे बड़ी ही कमीनी स्माइल दी और अपने बेडरूम में चला गया। कहने लगा कि चाय बनाकर रेडी रखना, मैं अभी नहाकर आता हूँ। पता नहीं सुबह से मेरा देवर कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने भी उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और सीधा जल्दी जल्दी अपना काम खत्म करने में लग गई। मैं जल्दी जल्दी काम खत्म किया और मैं अकेले में बैठकर खाना खाया। मैं टीवी देखने में लग गई। दोपहर का टीवी सीरियल देखना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था। मैं टीवी सीरियल देखने में मगन हो गई। मैंने थोड़ी देर टीवी देखी और सीधा जाकर अपने बेडरूम में सो गई। मैं बिस्तर पर लेटी तो मैंने देखा कि मेरे कमरे में मेरा देवर था। मैं ज़ोर से चीख पड़ी। मैंने चीखते चीखते दरवाजे की ओर भागने लग गई। तब तक सामने से संजय आ गए और मैं संजय से बहुत ज़ोर से टकरा गई। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब कुछ क्या हो रहा है, क्योंकि संजय तो रात में 10 बजे लौटकर आते थे और आज तो दोपहर के 2 ही बज रहे थे। घर पर आ चुके थे और मेरा देवर कमीनी स्माइल दे रहा था। संजय को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और उसने मुझे धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया। मैंने संजय के पैर में गिरकर माफ़ी मांगी। मैंने संजय से कहा, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैंने तुम्हारे भाई के साथ कोई गलत हरकत नहीं की है, अपने भाई से पूछो। लेकिन अभय बहुत ही कमीनी स्माइल दे रहा था, इसीलिए संजय को यकीन हो गया कि ये सब मेरा ही किया धरा है और संजय ने मुझे घर से धक्के देकर निकाल दिया और मुझे मायके में भेज दिया। मुझे मेरे मायके में आकर 3 महीने हो चुके थे। 3 महीने से संजय ने मुझे कोई भी कॉल नहीं किया था, ना ही कोई मैसेज डाला था। लेकिन एक दिन मैं अपने घर के दरवाजे पर बैठकर संजय का इंतज़ार कर रही थी, लेकिन संजय मुझे लेने के लिए आया ही नहीं। तभी मैंने देखा कि मेरी सासू माँ, संजय और अभय मेरे घर पर आए हुए हैं। मैं संजय को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो गई, लेकिन अभय को देखकर मेरे दिल में बहुत ज़्यादा नफरत पैदा हो गई, क्योंकि मैं अभय का चेहरा नहीं देखना चाहती थी और अभय मेरे सामने आ चुका था। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था कि अभय मेरे घर पर आया है। सासू माँ आते ही मेरे दोनों हाथ थामने लगी और मुझसे माफ़ी मांगने लग गईं। उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा मुझे माफ़ कर दो, मुझे यह सारी बात पता नहीं थी, मैं कल ही यहाँ पर आई हूँ। तब मुझे पता चला कि संजय ने तुम्हारे साथ क्या किया है और मैं इसमें अभय का कितना बड़ा हाथ है। तभी अभय मेरे पास आया और मेरे पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने लगा और वह मुझसे कहने लगा कि भाभी मुझे माफ़ कर दो। मैं तो तुम्हें पहले से ही अपनी माँ मानता हूँ, लेकिन भाई का स्वभाव कुछ ज़्यादा ही सख्ती वाला था, इसीलिए मैं भैया का स्वभाव चेंज करना चाहता था। इसीलिए मैंने तुम्हारे साथ ऐसी हरकत किया करता था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि भाई एक दिन मेरे ऊपर ही शक करेंगे। सासू माँ ने मेरी तरफ देखा और मुझसे कहने लगी, बेटा अभय बहुत प्यारा लड़का है, वह कभी भी तुम्हारे साथ ऐसी कोई गलत हरकत नहीं करेगा। ये मुझे पूरा यकीन था, क्योंकि अभय पहले से ही बहुत ज़्यादा मजाकिया टाइप का इंसान था। वह हमेशा से ही तुम्हारे साथ मजाक किया करता था और उसने जो जो तुम्हारे साथ हरकत की थी वह उसने मुझे सारी बात बता दी और वह मुझसे हमेशा कहता था, देखो आज मैंने भाभी के साथ इतना बड़ा मजाक किया है और आज भाभी मुझ पर बहुत ज़्यादा गुस्से में चिल्ला रही थी। संजय मेरे पास आए और मुझे ज़ोर से गले लगा लिया और लगाकर कहने लगे कि कामिनी मुझे माफ़ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती की थी जो तुम्हें घर से निकाल दिया था और मैंने तुम्हारी कोई भी बात नहीं मानी थी। मुझे उस वक्त तुम्हारी बात मान लेनी चाहिए थी। मुझे अपने भाई पर और तुम पर शक नहीं करना चाहिए था। मेरे भाई को पहले से ही पता था कि मैं बहुत ज़्यादा सनकी इंसान हूँ, इसीलिए मेरा भाई ने तुम्हारे साथ खेल खेला। तुम्हारे जाने के बाद मैंने अपने भाई से सब कुछ पूछा, तब मेरे भाई ने मुझे सारी सच्चाई बता दी और उसने तुम्हारे साथ कितना बड़ा मजाक किया था। लेकिन मैं तुम्हें किस मुंह से लेने के लिए आता, इसीलिए मैं तुम्हें 3 महीने तक लेने के लिए नहीं आया। लेकिन मैं 3 महीने तक सोया ही नहीं। जब माँ आई तब मैंने माँ को सब कुछ बता दिया।
मैंने माँ से माफ़ी भी मांगी और मैंने माँ से कहा कि मुझे आज शाम को ही लेने जाना है। तब माँ भी जल्दी से मान गई और हम सब यहाँ पर चले आए। मैं अब संजय के साथ बहुत ज़्यादा खुश हूँ और कोशिश करती हूँ कि संजय कभी भी मुझ पर शक ना करे। इस तरीके से मैं रहती हूँ, लेकिन संजय ने मुझे भरोसा भी दिलाया है कि कभी भी मुझ पर शक नहीं करेगा। लेकिन मेरा मानना यह है कि रिश्तों की डोरी इतनी कच्ची नहीं होनी चाहिए कि किसी ने हल्का सा भी धक्का दिया और वह रिश्तों की डोर टूट जाए। इसीलिए हमेशा एक दूसरे पर विश्वास बनाए रखे रहना चाहिए। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। इस कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि चैनल पर आने वाली नई कहानी की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।